तो शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर बेसिक इंट्रोडक्शन एंड प्रोसीजर, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। इसके बारे में हम बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे आज प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में। लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में, और उन टर्मिनोलॉजी के बारे में 2 बार डिस्कशन किया था मैंने। और उसके बाद हमने बताया था एक टर्मिनोलॉजी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। आज अपन उससे आगे जानेंगे और प्लांट टिश्यू कल्चर के प्रोसीजर के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो परफॉर्म किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर, और किस तरीके से प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो कंप्लीट किया जाता है और प्लांट का रीजनरेशन किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर। यही प्रोसीजर आज हम स्टडी करेंगे। लास्ट टाइम पे जैसे मैंने कहा था कि ये टर्मिनोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है, तो उन टर्मिनोलॉजी के बिहाफ पे ही आज हम आगे का स्टडी करेंगे, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी है मैंने कहा था कि ये टर्मिनोलॉजी बार बार हमारे आगे जब तक हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब तक वो टर्मिनोलॉजी हमारे काम आएगी। और आज हम उसकी थोड़ी सी झलक देखेंगे। बाकी आगे की जितनी भी डिटेल्स आएगी, जितने भी प्रोसीजर्स आएंगे बायोटेक्नोलॉजी के, उन सब में हम उन टर्मिनोलॉजी को बार बार स्टडी करेंगे और उनको बार बार हम देखेंगे कि वही टर्मिनोलॉजी बार बार रिपीट होती हुई हमें मिलेगी। तो जैसा हम आज शुरू करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर बेसिक इंट्रोडक्शन एंड प्रोसीजर। यहाँ पे जो मेरा टॉपिक डाला है मैंने, उस टॉपिक के ऊपर ही मैंने 2 डायग्राम यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब है, इन टेस्ट ट्यूब के अंदर ही प्लांट ग्रोथ करवा रखे हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि प्लांट ग्रोथ हो रखी है, और इस तरफ जो पड़ा है वो है लेमिनार एयर फ्लो। यहाँ पे जो डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है वो डायग्राम है लेमिनार एयर फ्लो का। ये दोनों ही तो जो है यहाँ पे इनिशियल स्टेज पे ही बता रहे हैं हमें कि प्लांट टिश्यू कल्चर रियल में होता क्या है या किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। डिटेल स्टडी हम इसकी कंटिन्यूअसली नेक्स्ट 2 और 3 लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। अभी हम इनके बारे में सिर्फ बेसिक्स जानते हैं। मेरे हर लेक्चर में ये चीज तो आप लोग देखते ही हैं, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। तो आपको ड्रीम्स पूरे होने से पहले ही सपने देखना जरूरी है, ताकि हम अपने ड्रीम्स को पूरा करने के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ पाए। ये अब्दुल कलाम जी की थॉट है जो मैं हर लेक्चर के ऊपर रखता हूं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लांट टिश्यू कल्चर एंड दियर टेक्निक्स, कौन कौन सी टेक्निक्स होती है और प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर कहते किसे हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है? इट इज अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स or whole organism in vitro on artificial culture medium of non-composition under aseptic and controlled conditions। फिर से कह रहा हूं, जिसने भी ऑडियो अनम्यूट कर रखा है अभी ऑडियो म्यूट कर दीजिए ताकि वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं आए और क्लास अच्छे से चल पाए। इट इज a technique to growing cells, टिश्यूज। कहने का मतलब बहुत जनरल वे में मैंने बहुत पहले ही बता दिया कि टिश्यू कल्चर हम किसे कहेंगे, डेफिनेशन बहुत पहले ही मैंने बता दी थी, लेकिन यहाँ पर एक पूरी टर्मिनोलॉजी दी हुई है, डेफिनेशन दी हुई है कंप्लीट। इट इज अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स और वॉल ऑर्गेनिज्म इन विट्रो कंडीशंस ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम ऑफ नॉन कंपोजिशन अंडर एसेप्टिक एंड कंट्रोल्ड कंडीशन। प्लांट टिश्यू कल्चर किसे कहेंगे? टिश्यू कल्चर हम कहेंगे, जैसा कि हम यहाँ पे डेफिनेशन देख पा रहे हैं और जनरल वे में मैंने बहुत पहले ही बता दिया था टिश्यू कल्चर किसे कहेंगे। टिश्यू कल्चर हम कहते हैं कि किसी एक्सप्लांट से कंप्लीट प्लांट को लेबोरेटरी कंडीशंस में डेवलप करवाने की जो प्रोसीजर होती है न्यूट्रिएंट मीडियम के थ्रू, वो प्रोसीजर कहलाती है टिश्यू कल्चर, जनरल वे में अगर हम बोले तो। लेकिन अगर हमें टर्मिनोलॉजी या फिर डेफिनेशंस, क्लियर डेफिनेशंस देनी हो, अगर कोई पूछे हमसे, तो हम क्या कहेंगे? इट इज अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स और वॉल ऑर्गेनिज्म इन विट्रो कंडीशन ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम ऑफ नॉन कंपोजिशन अंडर एसेप्टिक एंड कंट्रोल्ड कंडीशंस। ये एक डेफिनेशन है प्लांट टिश्यू कल्चर की। यहाँ पे दोनों का मीनिंग वही है जो मैं कह रहा हूं, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस जो है वो
यहाँ पे हमें अच्छे से क्लियरिटी के साथ में दिखाई दे रही है, जिसको हम लोगों को डिफाइन करने में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर जनरल वे में हमें समझना हो तो हम ये कहेंगे सिंपल सा कि एक्स प्लांट को न्यूट्रिएंट मीडियम पर स्थानांतरित कर इन विट्रो या लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर कंप्लीट प्लांटलेट या ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के प्रोसीजर को टिश्यू कल्चर कहते हैं। एसेप्टिक कल्चर का मीन्स क्या होता है? एसेप्टिक कल्चर्स का मीन होता है, जो हमने पहले बताया है, कि कंटेमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट। एसेप्टिक मीन्स कंटेमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट, जहां पे कि कंटेमिनेशन हमें देखने को ना मिले, ऐसा इन्वायरमेंट को हम बोलेंगे एसेप्टिक कल्चर। अगर हम प्लांट टिश्यू कल्चर की हिस्ट्री की बात करें तो प्लांट टिश्यू कल्चर 1902 के अंदर एक कॉन्सेप्ट आया, सेलुलर टोटिपोटेंसी। यह कॉन्सेप्ट जो दिया गया था वो गोटलिब हेबरलैंड के जरिए दिया गया था, इसीलिए जो फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर हैं वो भी हम गोटलिब हेबरलैंड को ही कहते हैं। 1937 के अंदर फर्स्ट टाइम रूट कल्चर ऑफ टोमेटो स्टेब्लिश किया गया था। 1941 के अंदर वेनो वर्बिक used coconut milk for growth and development of young datura embryos। 1957 के अंदर स्कूग एंड मिलर ने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रूट एंड शूट फॉर्मेशन के लिए रोल डेमोन्स्ट्रेट किया था टोबैको के अंदर। मुराशिगे एंड स्कूग ने 1962 के अंदर टोबैको के लिए एक कल्चर मीडियम या न्यूट्रिएंट मीडियम का प्रोडक्शन किया और इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम एमएस मीडिया के नाम से भी जानते हैं। 1987 के अंदर आइसोलेशन ऑफ बीटीजीन फ्रॉम बैक्टीरियम बैसिलस थ्यूरिजिनेंसिस किया गया। ये कुछ जनरल हिस्ट्री है, डिटेल हिस्ट्री हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट के अंदर कंप्लीट जो पूरा का पूरा एक हिस्ट्री का एक क्वेश्चंस भी बनता है, तो इसकी हिस्ट्री जो डिटेल में कंप्लीट हिस्ट्री जो है वो हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि ये आप लोगों के लिए जरूरी है और मेन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर की हिस्ट्री एंड स्कोप के बारे में, तो उसको हम अलग से स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक जान रहे हैं, इसलिए कुछ हिस्ट्री हमने यहाँ पे मेंशन की है। अब अगर हम बात करें फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स की प्लांट टिश्यू कल्चर की, तो प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो टोटली दो चीजों पे मेनली डिपेंड करता है, और दो में से मैं कहूं कि केवल एक पे मोस्टली डिपेंड करता है, तो वो है टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी वर्ड एक काफी अपने अंदर दिखने में काफी छोटा सा वर्ड है, लेकिन अपने अंदर ये काफी बड़ी चीज को समाहित कर रखा है, या बड़ी डेफिनेशन को समाहित कर रखा है इसने, क्योंकि इसी के जरिए जो है प्लांट टिश्यू कल्चर के प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। कैसे ये परफॉर्म किया जाता है? तो टोटिपोटेंसी के बारे में जब अगर हम बात करते हैं, तो जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टोटिपोटेंसी क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू रीजनरेट इनटू ए वॉल प्लांट। जैसा मैंने कहा कि हम टिश्यू कल्चर बोलते किसे हैं, तो अभी अभी हमने डेफिनेशन बताई कि एक्स प्लांट का उपयोग करके। एक्स प्लांट क्या होता है? कोई भी प्लांट पार्ट जिसका उपयोग लेबोरेटरी के अंदर ऑर्गन या फिर प्लांटलेट के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, उसे हम कहते हैं एक्स प्लांट। तो एक्स प्लांट के जरिए हमने क्या कहा था प्लांट टिश्यू कल्चर के डेफिनेशन, कि एक्स प्लांट को न्यूट्रिएंट मीडिया या कल्चर मीडिया पर स्थानांतरित कर लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर प्लांटलेट के डेवलपमेंट या फिर ऑर्गन के डेवलपमेंट के प्रोसीजर को हम प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने कहा कि एक एक्स प्लांट यानी कि कोई भी प्लांट पार्ट अगर लेकर उससे हम कंप्लीट प्लांटलेट बना लेते हैं लेबोरेटरी के अंदर, या फिर ऑर्गन का डेवलपमेंट करवा लेते हैं, तो उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? प्लांट टिश्यू कल्चर। लेकिन यह पॉसिबल किस वजह से हो पाता है? यह पॉसिबल हो पाता है सेल के अंदर मौजूद, यानी कि जो हम एक्सप्लांट लेके आ रहे हैं, एक्सप्लांट मींस प्लांट पार्ट जो लेकर आ रहे हैं हम नेचुरल कंडीशन से, उस प्लांट पार्ट की जो सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर कैपेबिलिटी मौजूद होनी चाहिए कि वो पूरे के पूरे प्लांटलेट को डेवलप कर सके या फिर पूरे के पूरे ऑर्गन का डेवलपमेंट कर सके। यह कैपेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, तभी उस कंडीशन, तभी जो है हम प्लांटलेट या फिर ऑर्गन का डेवलपमेंट लेबोरेटरी के अंदर करवा पाएंगे। तो यह जो एबिलिटी है कंप्लीट प्लांट को डेवलप करने की या फिर ऑर्गन को डेवलप करने की, इस एबिलिटी को ही क्या कहा जाता है? टोटिपोटेंसी। अब बात करते हैं, जैसा अभी हमने समझा कि प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में बेसिक्स हमने जाना। बेसिक्स जानने के बाद में हम कह रहे हैं कि टोटिपोटेंसी
टोटिपोटेंसी की अगर हम बात करें तो पीटीसी जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, टोटिपोटेंसी और प्लास्टिसिटी पे। टोटिपोटेंसी जैसे हमने अभी बताया कि टोटिपोटेंसी किसे कहेंगे हम, अगर इस वर्ड को भी ध्यान से देखोगे तो जैसा मेरी हमेशा आदत रही है कि वर्ड्स को तोड़ के हम मीनिंग निकालते हैं और उसी से हम डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम इस वर्ड को तोड़ेंगे तो टोटी मीन्स टोटल और पोटेंसी मीन्स पोटेंशियल, यानी कि किसी भी सेल को का टोटल पोटेंशियल जो है वो हम क्या कहेंगे, टोटिपोटेंसी। टोटल पोटेंशियल किस चीज का, टोटल पोटेंशियल की कंप्लीट प्लांटलेट का फॉर्मेशन करने का जो कैपेबिलिटी है, यानी कि हम केवल एक्स प्लांट लेके आ रहे हैं, एक्स प्लांट बाहर से लेके आ रहे हैं, एक्स प्लांट मींस केवल कोई प्लांट पार्ट लेके आते हैं जिसमें रूट का कोई हिस्सा हो सकता है, छोटा सा स्टेम का कोई हिस्सा हो सकता है, ये सब चीजें भी हम आगे देखेंगे कि एक्स प्लांट कौन कौन से हम काम में ले सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी हम समझ रहे हैं केवल एक्सप्लांट जो है उस एक्सप्लांट के जरिए ही लेबोरेटरी के अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम बनाकर और आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम उन्हें प्रोवाइड करके उनसे ऑर्गन या फिर प्लांट के डेवलपमेंट की प्रोसेस जो है वो कहलाती है प्लांट टिश्यू कल्चर। तो जब प्लांट टिश्यू कल्चर की प्रोसेस हमें समझ में आई तो अब हम कह सकते हैं कि एक एक्सप्लांट लेके आ रहे हैं हम और उस एक्सप्लांट के जरिए हम प्लांटलेट या फिर ऑर्गन का डेवलपमेंट करवा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस या ऐसी जो एबिलिटी है उस एक्सप्लांट की, उस एबिलिटी को हम क्या कहेंगे, टोटिपोटेंसी। यहाँ पे दूसरी जो चीज जिसपे कि प्लांट टिश्यू कल्चर डिपेंड करता है वो है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होती है इसके बारे में यहाँ हम डेफिनेशन देख पा रहे हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू अल्टर देयर मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू बेस्ट शूट देयर एनवायरमेंट। प्लास्टिसिटी मीन्स जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि प्लांट्स की वह एबिलिटी कौन किस बारे में, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि प्लांट्स की वह एबिलिटी जो एनवायरमेंट चेंज होने पर, अपने एनवायरमेंट चेंज होने पर मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रोसीजर में चेंज कर सकें या परिवर्तन कर सकें और परिवर्तन करके अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू कर सके, वहां पे डिस्ट्रॉय ना हो, ऐसी कंडीशंस यानी कि जिसको हम नॉर्मली अडेप्टेशन बोलते हैं। तो यानी कि प्लांट्स का नॉर्मली किसी भी एनवायरमेंट के प्रति अडेप्ट होने की जो प्रक्रिया है या मैकेनिज्म है वो हम क्या कहेंगे, प्लास्टिसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीटीसी जो है या प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो मेनली दो चीजों पे डिपेंड करेगा, टोटिपोटेंसी पे और अगर प्लास्टिसिटी पे। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, और उसमें से भी जैसे मैंने कहा कि मेनली सबसे पहले जो सबसे अधिक जो डिपेंड करेगा वो करेगा टोटिपोटेंसी पे। क्यों करेगा उसका रीजन भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर की जो प्रोसेस है वो हम क्या कह रहे हैं कि प्लांटलेट का रीजनरेशन हमें करना है, यानी कि हमें लेबोरेटरी के अंदर प्लांटलेट बनानी है या फिर ऑर्गन्स बनाने हैं हमें। तो अगर ऑर्गन्स हमें बनाने हैं तो सेल्स के अंदर एबिलिटी तो होनी चाहिए ऑर्गन बनाने की, या फिर सेल्स के अंदर एबिलिटी तो होनी चाहिए कंप्लीट प्लांट बनाने की, यानी कि शूट बनाने की या रूट बनाने की, उसके अंदर एबिलिटी तो होनी चाहिए। ठीक है, हम उसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के साथ साथ उसमें एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वह डिवाइड कर सके और अनडिफरेंशिएटेड, जैसे हमने बताया था डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन। तो उसमें एबिलिटी होनी चाहिए केलस का निर्माण करने की, और केलस का निर्माण के बाद में ऑर्गन्स के निर्माण करने की, और जो ऑर्गन्स और प्लांटलेट के निर्माण करने की जो क्षमता है या एबिलिटी है उसके अंदर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर उनमें एबिलिटी नहीं होगी तो हम प्लांट टिश्यू कल्चर की जो टेक्निक है उसे परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, यानी कि हम ऑर्गन्स और प्लांटलेट का डेवलपमेंट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर उसके उन जो न्यूट्रिएंट मीडिया है उसके प्रति रिस्पॉन्स उनके पास में मौजूद ही नहीं है, यानी कि वो सेल्स जो है वो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है उन न्यूट्रिएंट मीडियम के लिए। तो इसलिए टोटिपोटेंसी जो है वो काफी जरूरी हो जाती है प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए। ध्यान रखने की बात यह है कि जब भी हम बायोटेक्नोलॉजी की किसी भी टेक्निक को पढ़े तो हमें दिमाग में ये रखना होगा कि हम एक टेक्निक पढ़ रहे हैं, और जब टेक्निक पढ़ते हैं तो हमें मेनली हमें जो टेक्निक्स होती है वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करने की टेक्निक्स होती है, प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से वो ज्यादा समझ में आती है। लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है अभी इस टाइम पे, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको इमेजिन कर सकते हैं। तो इमेजिन करना होगा हमें कि हम लेबोरेटरी में ये सब परफॉर्म कर रहे हैं। अगर परफॉर्म करेंगे इस तरीके से इमेजिन करके स्टडी करोगे तो क्लियरली समझ में आएगा कि कौन से टेक्निक जो है वो किस तरीके से फंक्शन की जाती है या फिर परफॉर्म की जाती है। तो इसलिए हमें इमेजिन करना है कि हम टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, और हमें ध्यान रखना है कि हम टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, और टेक्निक्स जब पढ़ते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, और हमें उसी प्रोटोकॉल को बस याद रखना है और उसी प्रोटोकॉल को हमें फॉलो करते हुए चलना है, ताकि हमें क्लियरली समझ में आएगा कि क्या प्रोसीजर होती है और किस तरीके से प्रोसीजर होती है।
यहाँ पे जैसे अभी मैंने बताया था टोटिपोटेंसी, तो टोटिपोटेंसी देख भी पा रहे हो कि कोई एक एक्सप्लांट हम लेके आए हैं, ये रहा एक्सप्लांट, और इस एक्सप्लांट से हम देख पा रहे हैं कि आगे चल के न्यूट्रिएंट मीडियम पर स्थानांतरित किया और कैलस का निर्माण करके लास्ट में हमने इससे क्या बना लिया है, प्लांटलेट बना लिया है। यानी कि हम केवल एक प्लांट पार्ट लेके आए हैं और उस प्लांट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट, और एक एक्सप्लांट को न्यूट्रिएंट मीडियम पर ट्रांसफर करके हमने क्या बना लिया है, कंप्लीट प्लांट बना दिया है। और कंप्लीट प्लांट लेबोरेटरी के अंदर बनाने की प्रोसीजर को ही हम क्या बोलते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर। लेकिन यह जो एबिलिटी है इस एक्सप्लांट की, जिससे कि हम ये प्लांटलेट बना पा रहे हैं, उस एबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, टोटिपोटेंसी। और डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन हम काफी पहले अच्छे से जान चुके हैं, तो इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल अभी स्टडी नहीं करेंगे। और अगर फिर से किसी कोई रह गया हो अगर उन सब चीजों को जानने से, तो प्रीवियस वीडियो जो मैंने डाल रखे हैं उसको आप इजीली देख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब अगर हम बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट की या बेसिक रिक्वायरमेंट की कि प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, हमें क्या क्या जरूरत होती है कि वो चीजें तो हमारे पास हो तभी हम टिश्यू कल्चर की टेक्निक को परफॉर्म कर पाए। तो उसके लिए सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज है वो हमने बता ही दिया कि प्लांट मटेरियल या फिर एक्सप्लांट, हमें एक्सप्लांट सेलेक्ट करना होगा। अब एक्सप्लांट सिलेक्शन जो है वो काफी अलग अलग प्रोसीजर है, हम इसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे कि क्या होता है एक्सप्लांट। हालांकि अभी हम सिर्फ इतना समझेंगे, आगे चल के ये सब क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम प्लांट मटेरियल कलेक्ट करेंगे। क्योंकि प्लांट मटेरियल जो है या एक्सप्लांट का जो कलेक्शन है वो हम हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर की कौन सी टेक्निक हमें परफॉर्म करनी है उसी के आधार पर हम चूज करते हैं कि हमें कौन सा एक्सप्लांट लेना है। तो इसलिए हम उसको कह सकते हैं एक्सप्लांट सिलेक्शन एंड कलेक्शन। इस प्रोसीजर, इस मैकेनिज्म को हम क्या बोल सकते हैं, इस स्टेप को क्या बोल सकते हैं, एक्सप्लांट सिलेक्शन एंड कलेक्शन। पहले हम एक्सप्लांट का सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद एक्सप्लांट का कलेक्शन करेंगे। तो यानी कि हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, प्लांट मटेरियल चाहिएगा यानी कि एक्सप्लांट चाहिएगा, इक्विपमेंट्स एंड ग्लासवेयर चाहिए। इक्विपमेंट्स मींस हमें को जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह चाहिए या फिर ग्लासवेयर्स हैं वो सब चीजें हैं, कॉटन प्लग है, ये अब आगे हम देखते जाएंगे तो क्लियर होता जाएगा कि हमें किस किस चीजों की या किन किन इक्विपमेंट्स की या किन किन ग्लासवेयर्स की हमें जरूरत पड़ती है प्लांट टिश्यू कल्चर को परफॉर्म करने के लिए। सबसे जरूरी चीज हमें जो प्लांट, अगर रिजल्ट निकालने हैं हमें, अगर प्लांट मटेरियल में टोटिपोटेंसी भी अवेलेबल है, इक्विपमेंट्स और ग्लासवेयर्स भी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन अगर एसेप्टिक कंडीशन नहीं है तो भी हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं आएंगे। ये हमें ध्यान रखने की चीज है, क्योंकि जैसे मैंने कहा पहले भी बताया है, बार बार में बताया है कि हमें बायोटेक्नोलॉजी लेबोरेटरी में हम परफॉर्म करनी है, और लेबोरेटरी में हमें परफॉर्म करनी है तो बायोटेक्नोलॉजी को परफॉर्म करने के लिए या बायोटेक्निक्स को परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है कंटेमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट। और कंटेमिनेशन के बारे में हम पहले बता चुके हैं, कंटेमिनेशन किसे बोलेंगे हम, अनडिजायर्ड या अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कंटेमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट वाली जो कंडीशन है वो हमें सबसे ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि अगर कंटेमिनेशन रहेगा तो हम चाहे एक्सप्लांट में टोटिपोटेंसी मौजूद हो या ना हो, हम उससे प्लांटलेट रीजनरेट करवाने में एबल नहीं होंगे या हम प्लांटलेट रीजनरेट करवाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें प्लांट मटेरियल चाहिएगा, इक्विपमेंट चाहिए, ग्लासवेयर चाहिए, एसेप्टिक कंडीशंस चाहिए जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जैसे एसेप्टिक कंडीशंस क्या होती है ये मैंने पहले बताया है, ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज को। एसेप्टिक कंडीशंस मींस क्या है, कंटेमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट या कंटेमिनेशन फ्री कंडीशन, यानी कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि कंटेमिनेशन उसमें ना रहे। यानी कि अगर इसका मैं एग्जांपल दूं तो एग्जांपल के तौर पर जो हम आईसीयू देखते हैं, हम देखते हैं जहां पे ऑपरेशन थिएटर होता है, तो ऑपरेशन थिएटर में कंप्लीटली एसेप्टिक कंडीशन पाई जाती है ताकि कोई भी इंफेक्शन जो है वो जो ऑपरेशन करते वक्त ना फैले। और इसलिए वही चीज जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर की जाती है कि बायोटेक्नोलॉजी में लेबोरेटरी जो है वो उसे कैसा रखा जाएगा, एसेप्टिक रखा जाएगा, यानी कि उसमें कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज हमें चाहिए होगी वो चाहिए होगी वॉशिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज। हमें वॉशिंग और स्टोरेज यानी कि पानी की उपलब्धता हमें अच्छी खासी होनी चाहिए लेबोरेटरी के अंदर, और स्टोरेज करने के लिए भी काफी अच्छा खासा स्पेस लेबोरेटरी के अंदर होना जरूरी है। नेक्स्ट चीज हमें चाहिएगी मीडिया प्रिपरेशन रूम। जो हम कल्चर मीडिया किसे बोल रहे हैं हम पहले बता चुके हैं, मीडिया प्रिपरेशन रूम जिसमें कि हम कल्चर मीडिया या न्यूट्रिएंट मीडिया का प्रिपरेशन कर सके, ऐसा हमें मीडिया प्रिपरेशन रूम चाहिए होगा। स्टरलाइजेशन रूम चाहिए होगा जहां पे हम
स्टरलाइजेशन कर सकें, यानी कि जो एक्सप्लांट वगैरह हम बाहर से लेके आ रहे हैं, हमारे हाथ जो बाहर से लेके आ रहे हैं, ग्लासवेयर्स और प्लास्टिक वेयर्स हैं, उनका स्टरलाइजेशन है, या जो भी इक्विपमेंट हम काम में ले रहे हैं प्लांट टिश्यू कल्चर को परफॉर्म करने के लिए, उन सब का स्टरलाइजेशन होना जरूरी है। इसलिए हमें चाहिए होगा एक स्टरलाइजेशन रूम, यानी कि जिसके अंदर स्टरलाइज कंडीशन कंप्लीटली हमें देखने को मिले। न्यूट्रिएंट मीडियम के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं, जो भी जरूरी केमिकल्स हैं, उन सारी की अवेलेबिलिटी होनी जरूरी है लेबोरेटरी के अंदर। ट्रांसफर रूम मींस जब हम मीडिया प्रिपरेशन वगैरह कर लेंगे तो उसके बाद एक्सप्लांट को हम ट्रांसफर करेंगे। इनोकुलेशन या इंक्यूबेशन की जो प्रोसेस होती है जिसमें हम एक्सप्लांट को ट्रांसफर करते रहे, या ग्रोइंग जो कल्चर है उससे हम ट्रांसफर करेंगे, तो उस ट्रांसफर उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, ट्रांसफर रूम की भी आवश्यकता होगी। कल्चर रूम और इंक्यूबेटर्स, कल्चर रूम चाहिए होगा यानी कि जहां पे हम इंक्यूबेशन कर सकें, और इंक्यूबेशन मींस जहां पे हम शूटलेट या रूटलेट का इंडक्शन करवा सकें। ऐसे रूम की भी हमें जरूरत पड़ेगी जिनके अंदर हम हमारे कल्चर को रख सके, या कल्चर वायर्स जो है हमारी, या फिर हम टेस्ट ट्यूब्स जिनके अंदर हम कल्चर कर रहे हैं उनको हम रख सके, ऐसा हमें कल्चर रूम चाहिए होगा। प्रॉपर एंड ऑप्टिमम एरेशंस, यानी कि एयर या वायु का होना भी, एरेशंस होना भी, हवा का भी होना जरूरी है। ऑप्टिमम हवा के लिए होना भी जरूरी है, लेकिन वो हवा जो है वो भी कैसी होनी चाहिए, स्टरलाइज्ड होनी चाहिए। और हवा स्टरलाइज कहाँ से होगी वो हम बताएंगे, अभी आगे भी हम स्टडी करेंगे कि वो हवा जो स्टरलाइज्ड मिलती है वो किससे मिलेगी, हिप्पा फिल्टर से। हिप्पा फिल्टर्स कहाँ होते हैं, हिप्पा फिल्टर्स लेमिनार एयर फ्लो में पाए जाते हैं, और लेमिनार एयर फ्लो जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि हिप्पा फिल्टर्स मौजूद होते हैं। और हिप्पा फिल्टर्स की फुल फॉर्म काफी बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछी जाती है और मेन एग्जाम में भी पूछी जाती है। हिप्पा फिल्टर्स की फुल फॉर्म है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेटेड एयर, यानी कि हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेटेड एयर। हिप्पा फिल्टर्स क्या होगा, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेटेड एयर। तो हिप्पा फिल्टर्स लेमिनार एयर फ्लो में पाए जाते हैं, जिससे कि प्रॉपर एंड ऑप्टिमम एरेशंस जो है कल्चर को मिलता रहे। जो भी हमारा कल्चर कर रहे हैं, हम टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, उस टिश्यू को, एक्सप्लांट को प्रॉपर एरेशन, जो ग्रोइंग कल्चर है उसे प्रॉपर एरेशन मिलता रहे। यह भी हमारे लिए टिश्यू कल्चर को परफॉर्म करने के लिए जरूरी है या रिक्वायरमेंट है। वेल इक्विप्ड ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग एरिया, यानी कि उसमें सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, लेबोरेटरी के अंदर सारे इक्विपमेंट्स मौजूद होने चाहिए ऑब्जर्वेशन के, ताकि हम ऑब्जर्व कर सकें, देख सकें कि जो प्लांट है, जो हमने एक्सप्लांट लेके आए हैं, वो एक्सप्लांट शूट के न्यूट्रिएंट मीडियम के प्रति रिस्पांस दिखा पा रहा है या नहीं दिखा पा रहा है, या शूट का फॉर्मेशन कर पा रहा है। अगर हम उसे शूट का इंडक्शन देते हैं तो शूट का फॉर्मेशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, रूट का इंडक्शन देते हैं तो रूट का फॉर्मेशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, किसी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट अगर हमें करना है तो ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, यह सब हमें देखना होगा और इन ऑब्जर्वेशन करना होगा। कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन हमें रखना होगा जब तक कि हम प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्निक को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए वेल इक्विप्ड ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग एरिया मौजूद होना जरूरी है, यह भी हमारी एक रिक्वायरमेंट है। लेबोरेटरी सेटअप के लिए अगर जैसे अभी हमने बताया, और ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन रूम के बाद में डाटा कलेक्शन एंड मैनेजमेंट रूम भी होना जरूरी है, जहां पे हम डाटा कलेक्ट कर पाए कि हमने कितने एक्सप्लांट लगाए थे या कितनी वायर्स जो है हमने लगाई थी, और उसमें से कितनी वायर्स जो है वो रिस्पांस दिखा पा रही है न्यूट्रिएंट मीडियम के प्रति, और शूट और रूटलेट का या ऑर्गन डेवलपमेंट जो है वो कर पा रही है। उसके लिए डाटा कलेक्शन और मैनेजमेंट रूम का होना भी जरूरी है। तो इस तरीके से कुछ लेबोरेटरी सेटअप हमें चाहिए होंगे। अब अगर हम बात पाए तो बेसिक मेथोडोलॉजी क्या है प्लांट टिश्यू कल्चर की। मेथोडोलॉजी जैसे का मतलब ये है कि हमें टेक्निक परफॉर्म करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी है तो बायोटेक्नोलॉजी में टेक्निक्स होती है, और टेक्निक्स को जब भी परफॉर्म करना होता है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, एक निश्चित प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना होता है कि किस तरीके से हमें पहले क्या करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। तो वो चीजें जानना हमारे लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि जो टिश्यू कल्चर को अगर हमें परफॉर्म करना है तो उसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, यानी कि हम उसे किस तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। टिश्यू कल्चर की चाहे कोई सी भी टेक्निक हो, हम उसे किस तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। वहां पे हम नाम यही देखेंगे, केवल जो एक्सप्लांट चेंज हो जाएगा, प्रोसीजर चेंज हो जाएगा, मीडियम के अंदर कि जो न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर का कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा, वो सब चीजें हम आगे देखेंगे। लेकिन जो प्रोसीजर है या हम स्टेप्स जो कहेंगे, स्टेप्स जो है ऑलमोस्ट सेम रहेगी लगभग सभी
प्रकार के प्लांट टिश्यू कल्चर के टेक्निक्स में। तो यहाँ हमें इसलिए इनको समझना जरूरी है। तो जनरल टेक्निक्स जो कि यूज की जाती हैं प्लांट टिश्यू कल्चर को परफॉर्म करने के लिए, उसकी स्टेप्स कौन कौन सी होगी। सबसे पहली स्टेप होगी, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, चाहे इन दोनों में से किसी भी स्टेप को हम पहले कर सकते हैं या पहले परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें से पहली स्टेप जो होगी वो हमारी होगी सिलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट। सिलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट का मतलब ये है कि हम एक्सप्लांट को सेलेक्ट करें पहले कि हमें कौन सा एक्सप्लांट चाहिए, और उसके बाद उसका हम कलेक्शन करके लाए नेचुरल कंडीशन से या इन विवो कंडीशन से, हम उसका सिलेक्शन करके लाए कि हमें कौन सा एक्सप्लांट चाहिए, और उस एक्सप्लांट का पहले हम सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद उसका कलेक्शन करके लाएंगे। एक्सप्लांट का सिलेक्शन कैसे करेंगे ये हमने पहले बताया था। मैंने पहले बताया कि एक्सप्लांट का सिलेक्शन हम कौन सी टेक्निक परफॉर्म करना चाह रहे हैं, कौन सी टेक्निक में हम सेल सस्पेंशन कल्चर करवाना चाह रहे हैं, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस करवाना चाह रहे हैं, या फिर हमें सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन करवाना है, पोलन कल्चर करवाना है, एंथर कल्चर करवाना है, या फिर हमें प्रोलिफरेशन ऑफ एक्सिलरी बड करवाना है, या फिर हमें मेरिस्टेम टिप कल्चर या शूट टिप कल्चर जो है वो हमें करवाना है। तो हमारी टेक्निक जो होगी उस टेक्निक के हिसाब से ही हमें एक्सप्लांट को सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर रहेगा हमारा, या पहली स्टेप रहेगी, वो क्या रहेगी, सिलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट। पहले हम सिलेक्शन करेंगे एक्सप्लांट का कि हमें कौन सी टेक्निक परफॉर्म करनी है, उस हिसाब से हम सिलेक्शन करेंगे, और उसके बाद उस एक्सप्लांट को कलेक्शन करके लाएंगे। अगर हमें रूट चाहिए तो हम रूट का कोई पोर्शन जो है उस प्लांट का तो कट करके ले आएंगे। अगर स्टेम चाहिए तो हम स्टेम का कुछ पोर्शन जो है वो लेबोरेटरी के अंदर ले आएंगे कट करके, और अगर हमें लीव्स चाहिए तो हम लीव्स ले आएंगे। तो जो भी हमें प्लांट पार्ट चाहिए होगा वो हम लेबोरेटरी के अंदर लेकर आ जाएंगे हम अकॉर्डिंग टू हमारे एक्सपेरिमेंट के। तो सबसे पहले की जो स्टेप होगी वो होगी सिलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट। सेकंड स्टेप होगी, जब हम सिलेक्शन और कलेक्शन करके ले आए हैं तो ध्यान रखने की बात है, जैसे मैंने अभी कहा कि हमें याद रखना होगा कि हम टेक्निक पढ़ रहे हो, टेक्निक का एक प्रोसीजर होता है। तो प्रोसीजर के लिए इमेजिन करना होगा कि हम वो परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब कि जैसे अभी मैंने बोला कि हम एक्सप्लांट कलेक्ट करके लाएंगे, तो हमारे दिमाग में इमेज बननी चाहिए कि हाँ हमने एक्सप्लांट कलेक्ट कर लिया। भले वो रूट का कोई पार्ट हो सकता है, स्टेम का कोई पार्ट हो सकता है, लीव्स का कोई पार्ट हो सकता है। जब हम उसको कलेक्ट करके ले आए तो हम कहाँ से लेके आ रहे हैं उसे, नेचुरल कंडीशन से लेके आ रहे हैं। जब नेचुरल कंडीशन से लेके आ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल कंडीशंस जो है उसमें कंटेमिनेशन मौजूद होंगे ही होंगे। तो सबसे पहला काम जो हमें करना पड़ेगा लेबोरेटरी के अंदर एंटर करने से पहले कि हमारे हैंड स्टरलाइज करने होंगे हमें। तो हैंड स्टरलाइजेशन होगा, हैंड का स्टरलाइजेशन होगा, और स्टरलाइजेशन करने के बाद ही हम लेबोरेटरी के अंदर एंटर करेंगे। जैसे ही हम लेबोरेटरी में एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद हमें क्या करना होगा, जो हम एक्सप्लांट लेके आए हैं उस एक्सप्लांट का हमें स्टरलाइजेशन करना होगा, यानी कि उस एक्सप्लांट से भी जो कंटेमिनेशन है उसको रिमूव करना होगा। तो उस तरीके के स्टरलाइजेशन की प्रोसेस को हम बोलेंगे सरफेस स्टरलाइजेशन। तो हमें एक्सप्लांट का स्टरलाइजेशन करना होगा। तो इसलिए जो नेक्स्ट स्टेप होगी, जैसे हमने कहा एक्सप्लांट सिलेक्शन के बाद में, वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट। एक्सप्लांट का स्टरलाइजेशन करेंगे। और अगर मैं इसको और डीप करूं या इसको और अच्छे से डिफाइन करूं इस स्टेप को, तो हम मैं कह सकता हूं स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट, ग्लासवेयर्स एंड प्लास्टिक वेयर्स, इक्विपमेंट्स एंड हैंड स्टरलाइजेशन। इट मींस कंप्लीट स्टरलाइजेशन, जो कि स्टरलाइजेशन की प्रोसेस को हम कह सकते हैं नेक्स्ट स्टेप। यानी कि सबसे पहले सिलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट, उसके बाद स्टरलाइजेशन। उसके बाद जब स्टरलाइजेशन हो जाए कंप्लीट, तो उसके बाद हमें क्या करना है, न्यूट्रिएंट मीडियम बनाना है। तो हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया या प्रिपरेशन ऑफ सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम। जब प्रिपरेशन करेंगे हम, तो प्रिपरेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, न्यूट्रिएंट मीडियम बनाने होंगे। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से हमें न्यूट्रिएंट्स उसमें डालने होंगे, और उसकी प्रोसीजर भी हम अलग से स्टडी करेंगे, एक पूरा टॉपिक बनाएंगे उस पे कि मीडियम प्रिपरेशन या मीडिया प्रिपरेशन जो अलग से है, क्योंकि उसका भी क्वेश्चन का तुम्हारे मेन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो इसलिए एमएस मीडिया या मीडिया प्रिपरेशन जो है वो हम अलग से देखेंगे, यानी कि न्यूट्रिएंट मीडिया का प्रिपरेशन करेंगे। जब न्यूट्रिएंट मीडिया बन जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इनोकुलेशन। इनोकुलेशन मींस ट्रांसफर ऑफ एक्सप्लांट ऑन कल्चर मीडियम। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे डेफिनेशन भी देख पा रहे हैं, द स्टेराइल एक्सप्लांट इज इनोकुलेटेड ऑन सॉलिडिफाइंग न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर एसेप्टिक कंडीशन। सॉलिडिफाई किससे करेंगे, हमने पहले बताया कि सॉलिडिफाई एजेंट के तौर पर आगार आगार का उपयोग किया जाता है। तो इनोकुलेशन हो जाएगा। इनोकुलेशन के बाद की जो प्रोसेस है वो होगी इंक्यूबेशन, यानी कि हम इंक्यूबेशन करेंगे। इंक्यूबेशन के लिए इंक्यूबेटर चेंबर चाहिएगा,
और इंक्यूबेटर चेंबर में जब हम कल्चर को रखेंगे तो जो टेम्परेचर मोस्टली हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये क्या चीज है, ये प्लस माइनस 2 किस तरीके से है, या इंक्यूबेटर के जो है वो किस तरीके से परफॉर्म करता है, ये भी हम अलग से स्टडी करेंगे। इंक्यूबेशन के बाद में हम उसे इंडक्शन देंगे। इंक्यूबेशन के दौरान जो है अगर हमने शूट का इंडक्शन दिया तो शूटलेट का फॉर्मेशन होगा, और अगर रूट का इंडक्शन दिया है तो रूटलेट का फॉर्मेशन होगा। पहले हम इंडक्शन देते हैं शूट का और उसके बाद देते हैं हम रूट का। क्यों देते हैं लेबोरेटरी के अंदर, यह भी हम डिटेल में आगे कंटिन्यूअसली स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना बेसिक ही जानेंगे कि इंक्यूबेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट स्टेप जो होती है वो होती है रीजनरेशन की, यानी कि शूटलेट का प्रोडक्शन, केलस का प्रोडक्शन, और केलस से फिर आगे जो है शूटलेट या फिर रूटलेट का प्रोडक्शन करेंगे। जैसे ही शूटलेट और रूटलेट का प्रोडक्शन हो जाएगा तो कंप्लीट प्लांटलेट लेबोरेटरी के अंदर बन जाएगा। जो कंप्लीट प्लांटलेट बना है वो अभी केवल लेबोरेटरी में बना है, यानी कि उसे एक्सटर्नल कंडीशन का अंदाजा नहीं है कि बाहरी कंडीशंस या इन विवो कंडीशंस के अंदर टेम्परेचर कितना होता है, या किस तरीके से उसे वहां पे रहना है, या किस तरीके से वो सर्वाइव कर पाएगा वहां पे इन विवो कंडीशन के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो लेबोरेटरी के अंदर प्लांटलेट बनी है उस प्लांटलेट को हमें क्या करना पड़ेगा, अडेप्टेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसको एक्लिमेटाइज करना पड़ेगा हमें उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रति, और उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं हार्डनिंग। तो हम पहले उसको इन विवो में डायरेक्ट नहीं ले जाएंगे, उससे पहले हम हार्डनिंग की प्रोसेस से गुजारेंगे, और जब हार्डनिंग की प्रोसेस से गुजरेगा तो वो जो प्लांटलेट जो है वो एक्लिमेटाइज्ड हो जाएगी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रति, यानी कि इन विवो एनवायरनमेंट के प्रति। जैसे ही एक्लिमेटाइज हो जाएगी तो एक्लिमेटाइज होने के बाद उस प्लांटलेट को हम ग्रीन हाउस में ट्रांसफर करेंगे, और ग्रीन हाउस में ट्रांसफर करने के बाद में उसे फील्ड में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरीके से प्लांट टिश्यू कल्चर की जो है टेक्निक को जो है वो परफॉर्म की जाती है। तो मेरे हिसाब से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। इनकी डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे, और काफी अच्छा लेक्चर रहा होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए। अगर ये समझ पाए हो तो आगे अब और ज्यादा आसानी हो जाएगी आगे की प्रोसीजर को पढ़ने में। किसी को कोई डाउट है?